वो सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। समय की थोड़ी-सी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और उनको आगे जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। तो मेरे साथ में आज किसानों के वरिष्ठ नेता रामकरण जी चौधरी चूरू से और रामनिवास जी मेहरा नागौर से और सविता जी भी सुजानगढ़ से आज लाइव कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और आज हम कल वाले जो लाइव कॉन्फ्रेंस का जो बिंदु रह गया था, आज उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आज रामकरण चौधरी से कहूँगा कि वो किसानों की समस्याओं को और इन तीनों विधेयकों को लेते हुए एमएसपी के बारे में भी विस्तृत रूप से अपना अपना भाषण दें, उनको बताएँ और आज किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बारे में भी वो कहें। रामकरण जी चौधरी। नमस्कार साथियों, अभी दो बातों पर मेरे को बोलने के लिए कहा गया है। पहला है एमएसपी और दूसरा है जो कृषि के 3 काले कानून हैं, इन पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एमएसपी खेती की जान है। अगर एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी के बारे में कोई कानून नहीं बनता है, तब तक किसानों का शोषण जारी रहेगा। क्योंकि विगत 40 वर्षों में 1991 से लेकर के आज तक एलपीजी की जो नीति चली है, उससे किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। खेती घाटे का सौदा बन चुकी है और कोई भी किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें घाटा ही घाटा है। इसलिए सरकार को कृषि की प्रोडक्ट का एमएसपी घोषित करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। जितनी भी प्रकार की अन्य प्रोडक्ट हैं, सब पर एमआरपी होता है और उस एमआरपी को उसका उत्पादक तय करता है। लेकिन यहाँ खेती में तो एमआरपी तो सपने की बात है, एमएसपी भी नहीं मिलता और उसको देने के लिए सरकार कितनी एडामेंट हो चुकी है, ये हम पिछले 70 दिन से देखते आ रहे हैं। जब वही व्यक्ति जो आज देश का प्रधानमंत्री है, वो 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्रियों की समिति में वो कृषि समिति का अध्यक्ष था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, इसके बिना किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। वही व्यक्ति आज एमएसपी पर कानून बनाने से मना कर रहा है। ये सोचने की बात है कि आदमी स्थान बदलते ही अपनी जबान बदल देता है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बनाना पड़ेगा, ये नहीं तो आने वाली सरकार को बनाना पड़ेगा। अब ये मुद्दा छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो 3 कृषि कानून बने हैं, मैं यूं कहूं कि 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके वर्तमान सरकार आई थी और वो तीनों बार उल्टे पड़ गए, उन पर कानून नहीं बन सका। उसी की खून से निकालने के लिए वर्तमान समय में जून में 3 अध्यादेश लाए और सितंबर में उन्हीं अध्यादेशों को कानून में बदल दिया गया। अंत सरकार की मंशा खराब है और वो किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। तो सीधा नहीं तो दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश की गई है। तीनों कानून इतने खतरनाक हैं जिनकी बार बार लोगों ने चर्चा की है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कानून गैर संवैधानिक है।
कृषि क्षेत्र पर कानून बनाने का भारत सरकार को कोई हक ही नहीं है। फिर भी सीना जोरी से जबरदस्ती संघात्मक स्वरूप को नकारते हुए और जिस तरीके से ये कानून बनाए गए, राज्यसभा में पास करवाए, वो एक बहुत ही अजूबा संयोग था कि सारा विपक्ष उस पर वोटिंग की मांग कर रहा है, सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है और दादागिरी के बल पर इनको पास करवा लिया। विरोध तो होना है। इससे, इन कानूनों से किसान की जमीन जाएगी, गरीब की रोटी जाएगी, सरकार की आय जाएगी, कृषि मंडी बर्बाद होगी, पीडीएस व्यवस्था बर्बाद होगी और लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो केवल कारपोरेट को मिलेगा। इसलिए इन विधियों को तुरंत रिपील होना चाहिए और इसके लिए पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के चारों साइड में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। ये आंदोलन अब कोई क्षेत्र विशेष का नहीं रहा है कि पंजाब का है या हरियाणा का है या वेस्टर्न यूपी का है। ये पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज की तारीख में कि ये आंदोलन नेशनल वाइड है, पूरे देश में है और ऐतिहासिक है। और मैं तो यूं भी कहता हूं कि ये दुनिया के किसानों के लिए एक आदर्श और सलाह लेने के लिए सबसे बेस्ट आंदोलन चल रहा है। धीरे धीरे लोगों की जो समझ में आ रही है त्यों जुड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, मजदूर और छोटे लोगों को होगा जिनकी आय सीमित है। इसलिए विरोध जायज, आंदोलन जायज और हम सबकी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस आंदोलन में जुड़े। जो दिल्ली जा सकता है वो आंदोलन में शरीक हो, नहीं जा सकता है अपने क्षेत्र पर, अपने इलाके में करे और हर प्रकार से तन मन धन से इस आंदोलन का सपोर्ट करे। धन्यवाद। मेरे बीच में रामनिवास मेहरा जी मौजूद हैं, नौजवान हमारे साथी हैं, वो कुछ कहें। उससे पहले मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। जाग बंदे, बंद कमरों में अब भी बैठे हो, देश सड़कों पर उतर आया, नौजवानों शंखनाद करता अन्नदाता पुकारता। नौजवानों शंखनाद करता अन्नदाता पुकारता है, सड़कों पर सोता जागता घरों के बिस्तर छुड़ाया। बदलाव की आंधी, संघर्षों के पुरोधा, देश का किसान बन गया। इतिहास इस बात का गवाह होगा, देश में कुरुक्षेत्र फिर होगा। भूमि पुत्रों का संघर्ष अब जन जन देखेगा। संकल्प की शिलाओं पर इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। इस अंतहीन युद्ध का विश्राम पांच पर ना होगा। प्रजातंत्र की बलि मधोर शासन ले ना पाएगा। बूंद बूंद खून पसीने की बूंदों का कर्जदार देश का कर्जदार होगा। देश के बसियाओं को अब सिमटने ना देगा, बदल कर रख देगा तारीख जब जब शोषण होगा। हमारे बीच में रामनिवास मेहरा जी मौजूद है, हमारे नौजवान साथी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आज किसानों की समस्याओं को लेकर वो अपने दो शब्द कहें और उनके समाधान के बारे में भी बताएं। रामनिवास। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। किसानों की सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि ये अभी 3 काले कानून लागू किया है, तो ये तो समस्या ये तो किसान मांग ही नहीं रहा है। फिर भी ये मोदी बोल रहा है कि किसानों को ये तीनों काले कानून देंगे, मगर ये किसान लोग दिल्ली जाकर आंदोलन कर रहे, उनके भी कीलें लगा दी, आगे दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। और ये तानाशाही मोदी राज किसान, मजदूर और गरीब लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। और रही बात वहां कीलें लगाने से कुछ नहीं होगा। हर जगह 6 फरवरी को पूरा भारत भी बंद होगा, वो कहाँ कीलें लगाएगा? सभी लगभग 65% के लगभग किसान मजदूर है, तो वो कहाँ कीलें लगाएगा? और मोदी
सबको मालूम चल गया कि अब किसान लोग हमको वोट नहीं देगा और नहीं वो वोट के लेने के हकदार है। तो ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, हम तो खुद इतना जानते भी नहीं है। आप लोगों से कुछ बातें ज्ञान पड़ी हमको, वही आपको शेयर करता हूं। हम तो जितना संघर्ष हो रहा है वो हम एसडीओ ऑफिस में बार बार ज्ञापन दे रहे हैं और 6 फरवरी को हम डेगाना भी बंद करेंगे। तो जो भी साथी है वो अपने जहाँ है वहीं, दिल्ली नहीं जा सकते, अभी बोले थे आप दिल्ली नहीं जा सकते, वो आप आपके इलाके में करो। तो हम हमारे इलाके में ही कर रहे हैं। और जो दिल्ली गए, हमारे यहाँ से गए, डेगाना से बहुत से लोग गए, वो भी हमारे बंद कराने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये कीलें लगा रहा है, तो किसानों के पास में रोलर है, ऐसी मशीनें भी है, क्योंकि जमीन खोदकर पानी निकाल सकता है किसान, तो वो कीलें क्या कर सकती है। और किसान तो बेचारा ऐसे ही कील बन चुके हैं। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तो किसान तो हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि ये कभी तो कोरोना लाकर किसानों को मार दिया कि भाई कोरोना है, घर के बाहर मत निकलो, तो फसल खराब हो तो हो। और रही बात, कभी नोटबंदी कर देता है। ऐसा क्या क्या बताऊं आपको, बहुत से कारनामे इस मोदी जी ने किया है, फिर भी जनता लोग नहीं समझ पा रही है और आंदोलन में नहीं एक साथ में बैठ रही है। अगर सब एक साथ में जहां है वहीं पूरे भारत को ठप कर दे, जैसे अभी किसान लोग ही दूध पैदा कर रहा है, भाई किसान दूध नहीं देता, खुद पास में रख लेता, तो ये ऑटोमेटिक सब बदल जाता। मगर अभी कुछ बंद वंद तो किया नहीं, जैसे मोदी अभी किया था पहले लॉकडाउन में, बाहर घर के बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। उसी तरीके से किसान भी अपना हक के लिए समझोगी दूध को रोक कर रखे, जैसे दूसरे कई चीजें हैं, फल फ्रूट है, वो किसान ही पैदा कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, वो किसी को नहीं देगा तो ये मोदी सरकार करेगी क्या। तो ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना ही बोलूंगा, क्योंकि हम और अगली मीटिंग में बोलूंगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साथी। हमारे बीच में सविता धोलिया जी भी उपस्थित तो हैं, पर उनकी रिकॉर्डिंग या वॉइस नहीं होने के कारण वो नहीं बोल पा रही हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज आंगनबाड़ी के बारे में बोलना था, परंतु मैं आज किसानों के बारे में खुद भी 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश का किसान बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति का इंसान है। उसके ऊपर शुरू से लेकर कभी पानी की समस्या और कभी उसके भूमि की समस्या, कभी खाद और पेस्टिसाइड की समस्याओं से वो जूझता आया है। कभी उसको सही समय पर बिजली नहीं मिल पाई, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाए, तभी उसकी धैर्य की आप देखिए कि वो कितना धैर्यवान है। इस कोरोना के अंदर उसने अपने बलबूते के अंदर देश के अंदर किसान को अपने अन्न को बोया, उसको उपजाया और अपने बलबूते पर देश को अन्न दिया। अगर हम ऐसे मौकों पर भी अपने देश के अन्नदाता की हितों की रक्षा नहीं कर सकते और मौजूदा सरकार उनके हकों का हनन करती है, तो ये सर्वथा अनुचित होगा। जिस प्रकार इस किसान ने 1969 की लड़ाई को लड़ा था, भूमि आंदोलन की लड़ाई को लड़ा था, आज भी वो किसान अपने सिर के ऊपर कफन बांधकर निकल पड़ा है और उसकी धैर्य के हम और इम्तिहान ना लें तो बेहतर होगा। और मैं मौजूदा सरकार से भी यही कहना चाहूंगा कि बरसों के बाद इनकलाब गली मोहल्लों और गांव में उठा है, ना उकसाओ, इतिहास बदल कर रख दो। साथियों, ये वो किसान है जिसकी धैर्य की हम परीक्षा लेंगे तो वो एक अंतहीन लड़ाई में परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार से तारबंदी, जिस प्रकार से कांटे बिछाए जा रहे हैं किसान के रस्तों के अंदर, तब भी उसने अपना धैर्य को नहीं खोया। मैं सरकार से फिर पुरजोर अपील करूंगा कि वो किसान की बातों को धैर्यपूर्वक सुने, इन विधेयकों को, इन काले विधेयकों को वापस ले, सरकार को समर्थन दे, तभी सरकार का, देश का भला होगा। तभी हम अपने इस नौजवान और जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक कर पाएंगे। इसी के साथ आज का जो लाइव प्रोग्राम है उसको समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।